गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। मैथमेटिकल टूल्स में अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन। द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज इंटीग्रेशन। Integration and differentiation, I have told you that these are the one of the most used mathematical tools in physics. फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं। इंटीग्रेशन इज व्हाट? बेसिकली इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, जोड़ने की प्रोसेस है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, whereas integration is the process of summation. So we can call integration as the reverse process of differentiation. We have assumed any function fx, capital Fx, whose differential coefficient या differential derivative with respect to x is fx. तो हम लिख सकते हैं d by dx of fx equal to small fx, d by dx। अब अगर मैं x को इस तरफ ले जाऊं तो dfx इक्वल टू fx dx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फंक्शन। ये इसका डिफरेंशियल फंक्शन बन जाता है। और अगर मैं यहां से ये डिफरेंशिएशन रिमूव करूं यानी एंटी डिफरेंशिएशन करूं तो दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ये है, ये हमने जो कर्व लाइन बनाया है ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो fx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। एज डिफरेंशिएशन इज ए कांस्टेंट इज जीरो। हमें पता है किसी भी डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट था बिफोर डिफरेंशिएशन दैट हैज बिकम जीरो, तो उसको कैसे रिट्रीव करें हम इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जो जीरो हो गया। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते हैं c is called constant of integration. So we can write equation 1 as fx equal to integration of fx dx यानी differential function of fx plus c is called constant of integration। और ये जो constant है ये हमने यूज किया for those constant who has become zero in case of differentiation, उनको रिट्रीव करने के लिए। Value of c can be obtained by applying boundary conditions। जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, सरफेस कंडीशंस भी हम इसको कह सकते हैं, हम इसको लिमिट कंडीशंस भी कह सकते हैं कि कहां से वेरिएशन स्टार्ट हुआ और कहां तक ये वेरिएशन हुआ। तो ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अब इंटीग्रेशन जो मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 में, सच एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता कि वेरिएशन कहां से स्टार्ट हुआ था, वेरिएशन कहां पे खत्म होगा। तो सच एन इंटीग्रेशन इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर वैल्यूज हमें पता नहीं है, लिमिट्स पता नहीं है। अगर लिमिट्स पता है, हमें पता है कि वेरिएशन कहां से शुरू हुआ और कहां तक होना है, तो सच एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका है, इसी इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं, fx equal to integration a to b. A is called lower limit of the integration and b is called upper limit of integration, or simply we can call a as lower limit of variation and b is upper limit of variation। fx dx yani this is what fx equal to integration a to b, fx dx equation 3rd। Here these are the limits। अब इसको कैसे मैं वैल्यू करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कैन बी इक्वल टू दिस, हमें पता है। तो जब इसको मैं सोल्व करता हूं तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और ये लिमिट्स उतर के इसके ऊपर आ जाती है। जो वैल्यू इसकी थी इंटीग्रेशन के पहले, जो इंटीग्रेशन के बाद मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो है fx, और ये लिमिट्स इसके ऊपर आ जाते हैं विद द स्क्वायर ब्रैकेट। लोअर लिमिट इज रिटन ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट एंड upper limit is written on the upper side of the square bracket। When I use to open this, so once x is written equal to upper limit minus x is written equal to lower limit, yani I can say integration of a to b fx dx equal to fb minus fa। This is equation 4।
ये इसका सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। हम अभी इसको एग्जांपल्स में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते तो वहां पर हम सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करते, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट यूज्ड विद दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लेट अस सी सम कॉमन फॉर्मूले फॉर द कॉमन फंक्शंस एंड देन ऑनवर्ड वी विल सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। Now let us understand few integration formulae of some common differential functions. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीग्रेशन उसी फंक्शन का होगा जो डिफरेंशियल फंक्शन होगा। यहां पर हम देखते हैं डिफरेंशियल फंक्शन हमने लिया fx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो fx के साथ में dx लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जो fx का है वो ये यहां पर आने वाला है। अगर मेरा जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो xn है, जहां n नॉट इक्वल टू -1 है, यानी n की कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस और माइनस, बट ये -1 के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में जो भी पावर है n उसको 1 बढ़ा दिया जाता है, x की पावर को 1 बढ़ा दिया जाता है और बढ़ी हुई पावर से पूरे टर्म को डिवाइड किया जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। अब सेकेंड जो फंक्शन है मेरा वो कहता है x की पावर अगर n है लेकिन n इज इक्वल टू -1, तो अगर n -1 होगा तो इट कैन बी इजीली रिटन 1/x। और अगर 1/x आपके पास है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log ex, जिसको मैं ln x यानी नेचुरल log x भी कह सकता हूं। तो ये है इस फंक्शन का जब n इक्वल टू -1 है तो सेम फंक्शन विल बी विद द log, और जब x -1 के अलावा कुछ भी है, जब n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी है तो ये होगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अगर मेरा जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो सीधे dx ही है, उसमें कुछ है ही नहीं, यानी वो 1 है या कोई कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये dx जो है इंटीग्रेशन के बाद x बन जाता है, यानी इसके ऊपर से d हटा दिया जाता है। sin x का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो प्लस cos x आता है, बट जब sin x का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये माइनस cos x आता है। अगर इस x के साथ कोई कांस्टेंट a भी मल्टीप्लाई में हो, यानी जैसे मैंने लिखा sin 2x या sin 5x, तो अगर sin ax है तो sin का माइनस cos ax बनेगा, और जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट था उससे पूरा टर्म डिवाइड हो जाता है, यानी अपॉन a आएगा, तो माइनस cos a, तो sin ax बिकम्स इक्वल टू माइनस cos ax अपॉन a। अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस sin x आता है, बट जब cos x का इंटीग्रेशन करता हूं तो प्लस sin x आता है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है, बाकी सेम रहेगा। जब cos ax का इंटीग्रेशन होता है तो ये आता है प्लस sin ax अपॉन a। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वही आता है जो इसका डिफरेंशिएशन था, यानी e की पावर x। इस पे कोई असर नहीं होता ना इंटीग्रेशन का ना डिफरेंशिएशन का। नंबर 10 e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन a होगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन फॉर्मूले थे जिनको हमने देखा। नाउ सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करके। सबसे पहले हम यहां पर सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 यानी a का जो सॉल्यूशन है, इसने मुझे कहा x की पावर 5/3। इस x की पावर 5/3 का तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक मैं इसको डिफरेंशिएशन के साथ इंक्लूड ना कर लूं, यानी इसको डिफरेंशियल फंक्शन ना बना लूं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाएगा? इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा 5 की पावर x रेज टू द पावर 5/3 dx। जब इसके साथ dx लगेगा तब इंटीग्रेशन होगा। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे सीधा शॉर्टकट है। इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कटेगा, यानी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। दिस इंटीग्रेशन इज द एनिमी ऑफ दिस डिफरेंशिएशन बिकॉज बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? x की पावर 5/3 इंटू x ये होगा, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन से खत्म होगा, डिवाइडेड बाई जो नई पावर बनेगी। मैं यहां पर पहले पूरी पावर आपको बना के दिखा देता हूं, इसको सॉल्व बाद में करेंगे।
तो x की पावर क्या बनेगी 5/3, तो यहां पर था और +1 यहां से आया, तो इसका मतलब क्या बना ये x की पावर बनेगा 8/3, 8/3 ये पावर बनी, और इससे पूरा टर्म डिवाइड भी होगा, यानी पूरा टर्म डिवाइड होगा 5/3 + 1 से, और यानी 5/3 + 1 यानी 8/3, तो मैं कह सकता हूं 3x की पावर 8/3 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5/3 dx। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है 3x का थर्ड रूट और यहां पर पावर 4, इसको मैं कह सकता हूं x की पावर 4/3, x की पावर 4/3 यानी इसका क्यूब रूट मैंने निकालना था, और यहां से इसको मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन के लिए x की पावर 4/3 dx, इंटीग्रेशन क्या होगा मैंने बताया था कि पावर एक बढ़ा दी जाती है, यानी x की पावर 4/3 + 1 डिवाइडेड बाई 4/3 + 1, व्हाट कम्स, ये बनेगा मेरे पास x की पावर 7/3 और डिवाइडेड बाई 7/3, यानी द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू कम 3x/7 raised to the power 7/3, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सी को कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसने कहा 6x/3x², इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक हम कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद आगे बढ़ेंगे, और ये मेरे पास आता है 3 से कटेगा ये 2 और x से कटेगा यानी 2/x, 2/x यानी आई कैन से ये जो फंक्शन बना 2x की पावर -1, और 2x की पावर -1 को जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या कहूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर -1 dx, ये मुझे करना है। और हमें पता है ऐसे पर्टिकुलर केस में 2 को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिखा जाएगा x की पावर -1 dx, और ये जो फंक्शन आएगा 2 × log ex, हमें पता है log ex, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, बट अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं कॉमन लॉग में, जो हमारा कॉमन लॉग यानी बेस 10, तो इट कैन फर्दर बी रिटन एज 2 × अगर मैं इसको कॉमन लॉग में मल्टीप्लाई करता हूं तो 2.303 log 10x, और x की वैल्यू आप log 10 यानी log टेबल में देख लेंगे, तो व्हाट कम्स द आंसर इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर, या यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ 6x/3x² dx इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया वो आएगा मेरे पास 4.606 log बेस 10x, यही है मेरे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट डी पार्ट क्या है? हमारे पास जो फंक्शन है 3x² -5x + 4 है, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको पहले डिफरेंशियल फंक्शन बनाऊंगा 3x² -5x + 4 इंटू dx, यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, यानी इन सारे टर्म को मैं 3 टर्म इंटीग्रेशन सिस्टम बना लेता हूं, तो ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx और प्लस 4 dx, ये रहा। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, सबसे पहला काम है जो भी मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जाए, यानी आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx -5 बाहर निकाला x dx और प्लस 4 भी बाहर, और हमें पता है 3 इंटू, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आपको बताया था मैंने इंटीग्रेशन से इस पे अटैक होगा, तो इंटीग्रेशन से d खत्म होगा और x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा x का, यानी x की पावर 3, और नई पावर से पूरा टर्म डिवाइड होता है, ये पहले टर्म का आया वैल्यू माइनस, दूसरे टर्म में 5, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां से d निकल जाएगा, इंटीग्रेशन हटेगा d हटेगा, तो x² यानी x²/2 जो भी नई पावर है उससे पूरा टर्म डिवाइड होगा, +4, और d से ये x बनेगा तो सिंपल x,
तो व्हाट कम्स, 3 से 3 कटा यानी मेरे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 5/2 x² प्लस 4x, यही है इसका इंटीग्रेशन, 3x² माइनस 5x प्लस 4dx का इंटीग्रेशन यही आने वाला है। तो दिस इज द आंसर। अब इसका ई पार्ट यू विल सोल्व योरसेल्फ। ये पार्ट ई आपके लिए मैंने दिया है, इसको आप अपने आप सोल्व करेंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को यूज करके हम फिजिक्स में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय a इक्वल टू 3t प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 3t प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन a इक्वल टू 3t प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास है। वी नो, हमें पता है acceleration a is nothing but dv upon dt, so we can say dv equals to what, a times dt। और अगर मैं dv की वैल्यू चाहता हूं, मुझे चाहिए वेलोसिटी, इंटीग्रेटिंग यानी v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। एक छोटा सा टर्म है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है, और ये कहा जाएगा a इंटू dt। और v इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन a की वैल्यू मैंने रखी 3t प्लस 4 और साथ में dt। यहां पर जब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले 3t dt एक तरफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt। इस इंटीग्रेशन को मैंने दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और v इज रिटन एज 3 आउटसाइड t dt प्लस 4 आउटसाइड इंटीग्रेशन यानी dt। एंड ऑन सॉल्विंग व्हाट आई राइट, v इक्वल्स टू 3, तो एज इट इज रहेगा, लेकिन t dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो t स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 dt, 4 एज इट इज, लेकिन dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो 4 इंटू t, ये आया इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, पोजीशन के बाद वेलोसिटी मुझे मिल गई। अभी मुझे चाहिए डिस्टेंस यानी पोजीशन। वी नो v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और dx इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, v dt। इंटीग्रेटिंग अगर मुझे चाहिए x, तो इंटीग्रेटिंग के लिए मुझे पोजीशन के लिए x इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ dx, और आई कैन से x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मैं लिख सकता हूं v dt, क्योंकि dx इक्वल टू मेरे पास v dt आया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू थी 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4t और साथ में लग गया dt भी। तो व्हाट कम्स, एक बार फिर x को एज इट इज, ये 3/2 बाहर है, मैं एक साथ ही कर रहा हूं, 3/2 को मैंने बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर dt प्लस यहां से 4 बाहर निकाला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ t dt नाउ। और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो 3/2 तो एज इट इज, और ये बनता t क्यूब अपॉन 3, क्योंकि हमें पता है यहां पर एक पावर बढ़ा दी जाएगी, प्लस 4 एज इट इज, और ये बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2। ऑन सॉल्विंग 3 से 3 कैंसिल है, तो मेरे पास आएगा t क्यूब अपॉन 2 प्लस 4 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा यानी 2t स्क्वायर। यही आया मेरे पास पोजीशन। तो पोजीशन मेरे पास जो आती है, ये इक्वेशन नंबर 3 से मैंने x निकाला, t क्यूब अपॉन 2 प्लस 2t स्क्वायर, ये मेरे पास वेरिएबल टर्म्स में पोजीशन आई। ये कहता है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड आपने लिया है तो वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू 3 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, t का वैल्यू मैंने यहां पर 3 रखा और 3 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो बन जाता है 9, प्लस जब मैं 4 इंटू 3 करता हूं तो बन जाता है 12। तो मेरे पास आएगा 9 2 3 27/2 यानी 13.5
plus 12, यानी आंसर कम्स 25.5 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन x क्या होगा, t क्यूब, यानी t क्यूब का मतलब 3 का क्यूब 27/2 यानी 13.7 एज इट इज 13.5 आई एम सॉरी, प्लस 2t स्क्वायर 2 एज इट इज और 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 2 जा 18। तो पोजीशन क्या आएगा, ये आएगा 31.5 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ये कहता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल टू 4t प्लस 2t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन हमारा कंपोजिट टाइप का क्वेश्चन है। कंपोजिट क्वेश्चन मतलब इसमें दोनों यूज करने हैं मुझे, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन v equals to 4t plus 2t minus 3 and don't go blindly just by seeing the answer. First try to simplify it. 2t plus 4t becomes 6t और minus 3 यानी इतने मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो एक बार उनको देख लेंगे कहीं क्या कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। लाइक अगर यहां भी t होता तो t कॉमन आ जाता, बाकी सब कुछ एक तरफ रहता। तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हमें पता है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की। वी नो v इक्वल टू तो dx अपॉन dt होता है और यानी dx कैन बी रिटन एज v dt और x कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dt। पुटिंग वैल्यूज इंटीग्रेशन में जब v की वैल्यू में रखता हूं तो ये है मेरे पास 6t माइनस 3 और साथ में dt डिफरेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रेशन हो सकता है। x इक्वल टू, अब मैं यहां पर सीधे कर रहा हूं, ये 6 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt और व्हाट कम्स 6t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3t। ये मेरे पास है, t से कटेगा ये, तो x इक्वल टू कितना 3 कॉमन आया और t स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास आया पोजीशन। अगर t इक्वल टू में 1 ले लेता हूं तो इसका मतलब इसकी पोजीशन x इक्वल टू आने वाली है 0 एट t इक्वल टू 1। अगर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड लिया जाए तो 1 का स्क्वायर होगा मेरे पास 1 माइनस 1 यानी 0 यानी x इक्वल टू 0। यानी पहले सेकंड पर बॉडी ओरिजिन पर थी, अगर मैं t इक्वल टू 0 लेता हूं तो फिर वैल्यू कम्स माइनस 3 यानी ये माइनस 3 मीटर दूर थी। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है वी नो a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt और a इक्वल टू d बाई dt ऑफ किसका, v तो वैल्यू मुझे पता है 60 माइनस 3 था, 60 माइनस 3 और dy बाई dt जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन के केस में a इक्वल टू 6 बाहर और dt अपॉन dt माइनस d बाई dt ऑफ 3 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता तो यहां पर बचेगा 6, ये बन जाएगा आपस में 1 और माइनस 0 यानी व्हाट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया एक्सेलरेशन a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इसमें टाइम है नहीं इसलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इस मोशन को मैं क्या कहता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग differentiation and integration. In the next video we are going to study how shall we derive the equations of uniformly accelerated motion using integration method. This is all about. Thank you and thank you for watching.